पहले किसान, फिर जवान और अब पहलवान। जंतर मंतर पर पहलवान आकर खड़े हुए। अब पहलवानों की बारी आ गई है यौन शोषण को लेकर। इस तरीके से परेशान है कि जिसका खुलासा किया गया है, पूरा देश सुन रह गया है कि एक एमपी सांसद किस तरीके से ऐसा वो कर सकते हैं और कैसे मामले पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये रही खिलाड़ियों की बात, चलने दीजिए, खिलाड़ी खुद लड़ेंगे अपनी लड़ाई। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में बागेश्वर बाबा को लेकर चमत्कारी हैं या जो ढोंगी हैं, इस तरीके के पूरे देश में हर चैनलों पर दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लगातार उनको लेकर ये बातें हो रही है। ये मामला इतना उलझा दिया गया कि पता ही नहीं चल रहा देश में चल क्या रहा है। एक बाबा के लिए जहाँ हम तो एक जगह विष्णु गुरु होने की बात करते हैं, वहीं हमारे टीवी चैनलों पर कि बाबा को लेकर चमत्कार है या नहीं, इस तरह की बातें चलती हैं। वहीं तीसरी जगह देखा जाए तो कई चैनल ने डिबेट शुरू कर दिए, फिर वही हिंदू मुसलमानों की कि किस तरीके से बेटियों को, लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, औरतों को क्या पहनना चाहिए। औरतों का मामला है, उन्हें रहने दीजिए, वो जिसको जो पहनना है वो करेंगे। आप क्यों लज रहे हैं? और आपको इतना पैसा कमाना अच्छा ही लगता है डिबेट शो में आके, तो आप और कोई काम कीजिए। क्यों आप अपने धर्म को, चाहे वो फिर हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी धर्म के धर्म गुरु ही क्यों नहीं हो, क्यों अपने धर्म को आप बदनाम कर रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजों के पीछे एक बहुत बड़ा काम हो रहा है कि हमारे जो देश की आर्थिक स्थिति है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है हमारे देश में। और क्या हो रहा है इस पर आज हम ध्यान देंगे। आप देख रहे हैं नगमा किलियर साहब के साथ में नगमा खान। आपको मालूम है कि जो पीएम मोदी ने किया वो पिछले 75 सालों में जो 26 प्रधानमंत्री बने हैं उनमें से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। इनके जो 26 प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया वो पीएम मोदी ने कर दिखाया है। उसका मतलब ये कि हमारे भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो दिन पे दिन खराब होती जा रही है। इस सरकार ने तो पहले कुछ किया ही नहीं है, और जो पहले की सरकारों ने किया था, जो देश में बनाया था, उस सब को ये सरकार बेचती जा रही है। और जो नहीं बिक रहा है उसे धीरे धीरे गिरवे रखती जा रही है, क्योंकि जो अरबपति लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे ये न टैक्स ले रही है और उन्हें कर्ज में भी इन्होंने माफी दे दी है। लेकिन जो देश को चलाने के लिए खर्चा चाहिए, उसके लिए ये चीजें जो पहले सरकारों ने की थी वो बेचती थी। जो देश की धरोहर थी पहले भी, आज़ादी के पहले भी थी, वो सारी चीजें ये धीरे धीरे बेचती जा रही है। और यहाँ हाल हो गया है कि हम धीरे धीरे इतने ज्यादा कर्जे में आ गए हैं कि पहले 2021 में हम पर पूरे देश पर 125.7 लाख करोड़ का कम से कम कर्जा था। और अब 2022 की कहानी ये हुई है कि ये बढ़कर 55% उसमें और इजाफा हुआ है और हम और कर्ज में चले गए हैं। इस पूरे कर्ज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारा देश इन मुद्दों में भटका दिया गया है। हिंदू मुसलमान हो, बाबा हो या फिर और कोई भी मुद्दा हो, इस तरीके से। और हमारे जो देश की पूंजी है वो धीरे धीरे बिकती जा रही है, बेची जा रही है और देश आर्थिक तंगियों में आ रहा है। बजट 2022-2023 के आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार पर कर्जा बढ़कर 139 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जबकि आर्थिक कार्यालय विभाग के वास्तविक आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार सितंबर 2021 तक 125.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। यानी सरकार सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक 13.3 लाख करोड़ का कर्ज और लेने वाली है। वहीं 2022-23 का बजट अनुमान बताता है कि 31 मार्च 2023 में यह कर्ज बढ़कर 155.3 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी 31 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच सरकार 16.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और लेगी, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। आप इसे देख सकते हैं। वर्तमान एक्सचेंज रेट पर यह आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 2014 में मोदी सरकार आने से पहले केंद्र सरकार पर कुल कर्जा
53.1 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 31 मार्च 2023 को बढ़कर 155.3 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी मोदी के कार्यकाल में 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया जाना तय है, जिसमें से 70% से ज्यादा कर्ज सरकार अब तक ले चुकी है। 2021 की प्रोजेक्टेड जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति आय 2021-2022 की संशोधित जीडीपी के हिसाब से 1,70,528 रुपए है, जबकि प्रति व्यक्ति कर्ज 1,02,105 रुपए हो जाएगा। 2022-23 की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 2022 की प्रोजेक्टेड जनसंख्या के हिसाब से 1,87,806 रुपए है, जबकि प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्जा लगभग 1,23,055 रुपए हो जाएगा। यानी 31 मार्च 2023 तक पूरे देश की आमदनी का 60%, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, से ज्यादा का केंद्र सरकार पर कर्ज हो जाएगा। जब कोई कर्ज लेता है तो उसका ब्याज देना पड़ता है। 2022-2023 के बजट के आंकड़े बताते हैं कि साल 2020-21 में सरकार ने कर्जे पर 6.80 लाख करोड़ रुपए ब्याज के चुकाए थे। वहीं 2021-22 के संशोधित अनुमान में सरकार को ब्याज के 8.14 लाख करोड़ रुपए चुकाने हैं। 2022-23 में सरकार को ब्याज के 9,41,00,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। अब असल मुद्दे पर आते हैं। सरकार जो कर्ज ले रही है उससे आम जनता पर क्या असर हो रहा है और भविष्य में कितना असर लोगों पर पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है, जब सरकार पर कर्ज ज्यादा हो जाएगा तो सरकार खर्च कम करेगी, लोगों में किसी न किसी माध्यम से पैसा वसूलने की कोशिश करेगी, जैसा कि मौजूदा सरकार अभी कर रही है। आर्थिक मामलों के जानकार सुबोध वर्मा बताते हैं कि भूमिगत स्तर पर जो योजनाएं चल रही हैं, जो लोगों को काफी हद तक राहत देती है, उसके बजट में सरकार ने कटौती की है। जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा जिसे आप कहते हैं, आवंटन 2022-23 में 73,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के 98,000 करोड़ रुपए से लगभग 25% कम है। ICDS आंगनवाड़ी आवंटन पिछले वर्ष के 20,000 करोड़ रुपए की तुलना में 20,263 करोड़ रुपए है। मात्र 1% वृद्धि अर्थहीन है, क्योंकि औसतन महंगाई 5% से ज्यादा रही है। ग्रामीण आवास के लिए PM आवास योजना में पिछले साल के 20,390 करोड़ रुपए से इस साल 20,000 करोड़ रुपए खर्च में कटौती देखी गई है। सब्सिडी वाले रसोई गैस आवंटन के लिए उज्ज्वला योजना पिछले साल 1,0618 करोड़ रुपए से इस साल सिर्फ 800 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मंत्रालय के आवंटन में या तो कटौती या मामूली वृद्धि की है। स्वास्थ्य मंत्रालय में अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले 88,665 करोड़ रुपए से बढ़कर इस साल 89,251 करोड़ रुपए हो गए हैं। अगर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाए तो ये वास्तव में गिरावट है। कुल बजट व्यय के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय का हिस्सा पिछले वर्ष के 2.35% से घटकर इस वर्ष 2.26% हो गया है। जीडीपी के हिस्से के रूप में यह 0.38% से घटकर 0.35% हो गया है। हालांकि ऐसा लगता है कि खर्च पिछले साल के 88,002 रुपए से बढ़कर इस साल 1,04,277 रुपए हो जाएगा, क्योंकि सरकार के कुल खर्च में हिस्सेदारी पिछले साल के 2.33% से बढ़कर इस साल 2.64% हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में शिक्षा पर खर्च पिछले साल के 0.38 की तुलना में इस वर्ष 0.4% पर कम है। कई महत्वपूर्ण वस्तुओं पर सब्सिडी में भारी कटौती की गई है। इसका मतलब यह है कि इन सभी मामलों में कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि सरकार मुनाफाखोरों और बड़ी कंपनियों को कीमतें तय करने देगी। 2021-22 संशोधित आंकड़ों की तुलना में कमी की गई है। खाद्य सब्सिडी 28% की कमी है, उर्वरक सब्सिडी 25% की कमी, पेट्रोलियम सब्सिडी 11% की कमी। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने एक ऐसा तंत्र बना दिया है जिसे टैक्स के रूप में आम जनता से पैसा वसूला जा रहा है, जबकि बड़े बड़े पूंजीपतियों को टैक्स में छूट दी जाती है। इसका सीधा उदाहरण GST है। GST एक ऐसा तंत्र है जिसमें आम जनता को टैक्स की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया
दिया है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 2017 से देश में जीएसटी लागू की गई है और जीएसटी का कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन कम हुआ है क्योंकि 2019 में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया था। आंकड़ों से साफ होता है कि मोदी सरकार इस नीति पर चल रही है, यानी कि आम जनता के बजट में कटौती होगी और अपनी कमाई का साधन वह बना रही है। वहीं अपने मित्र उद्योगपतियों को टैक्स में छूट देती है और देती आ रही है, इसलिए सरकार की आमदनी उस रेट से नहीं बढ़ती है जिस रेट से बढ़नी चाहिए थी, जिसके कारण सरकार को खर्चा पूरा करने के लिए या तो कर्जा लेना पड़ा है या फिर आम जनता पर वह बोझ डाल रही है। इस तरीके से आपने समझा कि किस तरीके से हम धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। हमने कई वीडियो में ये कह चुके हैं कि किस तरीके से देश की आर्थिक जो स्थिति है वो इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाली। पहले तो सरकार ही ऐसी है, सरकार बदलती हुई तो उसको वक्त लगेगा और ये बहुत ही गंभीर मामला है। हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमें सबको सोचना पड़ेगा। और अब वक्त आ गया है कि इस देश में इस सत्ता का खात्मा हमें करना पड़े। टीवी चैनलें देखना, हम चैनलों को बंद करें और किस तरीके से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जो चल रहे सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा उसको हटा दिया जाए और हम सच को समझने की कोशिश करें। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।